हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं खुशबू शर्मा। आप देख रहे हैं वीकेएस बायो एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। उसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था कि गुरु बीजाणु मूत्र कोशिका के द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। इसके अलावा हमने भ्रूणकोश का निर्माण किस प्रकार से होता है वो हमने देखा था। निषेचन किस प्रकार से होता है वो सब हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर देख लिया था। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन क्या है? द्विनिषेचन किसको कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे पादपों में दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की प्रोसेस क्या होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, द्विनिषेचन का अध्ययन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि द्विनिषेचन का अध्ययन सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किया था। तो सबसे पहले नावास्चिन नामक साइंटिस्ट ने द्विनिषेचन के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था। स्टूडेंट्स, काफी बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको साइंटिस्ट का नाम बताया है कि द्विनिषेचन का अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट कौन थे। नावास्चिन थे। इन्होंने फ्रिटिलेरिया एवं लीलियम नामक पौधों के अंदर द्विनिषेचन या दोहरे निषेचन का अध्ययन किया था। तो ये तो बात हो गई कि दोहरा निषेचन सबसे पहले किसने अध्ययन किया था, उसके बारे में हमने बताया। कौन से साइंटिस्ट थे? साइंटिस्ट का नाम क्या था स्टूडेंट्स? नावास्चिन नाम था। अब देखिए, इसके अंदर स्टूडेंट लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने पढ़ा था भ्रूणकोश की स्ट्रक्चर जब हमने देखी थी, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपको मेरा ये वाला लेक्चर यदि समझना है, पूरा डिटेल में अच्छे से आपको समझ में आ जाए ऐसा कुछ है, तो आप मेरा लास्ट लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि वो लेक्चर जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए स्टूडेंट्स आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने भ्रूणकोश की स्ट्रक्चर देखी थी, है ना। अब भ्रूणकोश की स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या था? भ्रूणकोश की स्ट्रक्चर के अंदर था दो प्रतिमुखी कोशिकाएं थी, इसके अलावा एक अंड कोशिका थी, दो सहायक कोशिका थी, इसके अलावा दो ध्रुवीय केंद्रक थे। वो सब हमने देखा था, किसमें? भ्रूणकोश की स्ट्रक्चर के अंदर देखा था, है ना। इसके अलावा हमने निषेचन की प्रोसेस पूरी देखी थी, है ना। इसके अलावा हमने देखा था कि किस प्रकार से बीजांड द्वार के द्वारा पराग नलिका बीजांड के अंदर प्रवेश करती है और किस प्रकार से निषेचन होता है वो हमने देखा था। तो आई थिंक आपको वो जब आप वीडियो देखोगे पीछे वाला या आप रेगुलर देख रहे हैं तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, तो अब देखिए स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से एक जो है पूरा प्रोसेस द्विनिषेचन का कंप्लीट होता है। देखिए, एक सहायक कोशिका में प्रवेश के बाद पराग नलिका के द्वारा दो नरयुग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि नीचे की साइड में दो सहायक कोशिकाएं पाई जाती है ना। बीजांड में कितनी सहायक कोशिकाएं देखी थी हमने? दो सहायक कोशिकाएं देखी थी। तो जब पराग नलिका प्रवेश करती है बीजांड के अंदर, तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक सहायक नलिका क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और उसी कंडीशन के अंदर क्या होता है? दो नरयुग्मक कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? अंदर प्रवेश कर जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर अंदर की स्ट्रक्चर जो है बीजांड की स्ट्रक्चर हम बाहर लेकर आ गए हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ से बीजांड द्वार सिरे से यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह सहायक कोशिका थी। ये सहायक कोशिका नष्ट हुई, पराग नलिका अंदर प्रवेश की और दो नरयुग्मक कहाँ प्रवेश कर गए? अंदर की तरफ प्रवेश कर गए। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे, इन दो में से एक नरयुग्मक मादा युग्मक के साथ संलयन कर लेता है। अब इसमें से एक नरयुग्मक क्या करेगा? ये अंड कोशिका है, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको बोलते हैं मादा युग्मक। तो इसमें से एक नरयुग्मक तो क्या करेगा? एक अंड कोशिका यानी एक मादा युग्मक के साथ क्या कर लेता है स्टूडेंट्स? संलयन कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा इस संलयन को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? युग्मक संलयन की प्रोसेस कहते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं? सत्य निषेचन बोलते है। तो स्टूडेंट्स, जब पराग नलिका के थ्रू दो नरयुग्मक अंदर प्रवेश किए, एक सहायक कोशिका नष्ट हो गई। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या हुआ? एक नरयुग्मक ने एक अंड कोशिका के साथ क्या किया? संलयन की प्रोसेस की, जिसके द्वारा और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? युग्मक संलयन। क्योंकि नरयुग्मक किसके द्वारा किससे संलयन कर रहा है? मादा युग्मक से संलयन कर रहा है ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं युग्मक संलयन। इसके अलावा इसको क्या बोलेंगे? सत्य निषेचन का प्रोसेस भी कहते हैं। और जब ये संलयन होता है, जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है? जायगोट का निर्माण होता है। और किस प्रकार के जायगोट का? द्विगुणित जायगोट का निर्माण होता है। देखिए, ये था नरयुग्मक N, मादा युग्मक N, गुणसूत्र कितने थे? N, अगुणित। अब देखिए, संलयन के द्वारा क्या हुआ? द्विगुणित जायगोट का निर्माण हो गया। अब एक नरयुग्मक ने तो एक अंड कोशिका के द्वारा संलयन कर लिया और युग्मक संलयन हो गया। अब दूसरा नरयुग्मक क्या करेगा? देखिए, दूसरा नरयुग्मक दो ध्रुवीय केंद्रक। अब दो ध्रुवीय केंद्रक कहाँ थे स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था ये बीच में, ये स्ट्रक्चर जो है
देखिए ये जो बीच वाली ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये ध्रुवीय केंद्रक है। ये दोनों क्या है इसमें, ये ध्रुवीय केंद्रक है, ठीक है। अब ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक, इन दोनों ध्रुवीय केंद्रकों के साथ कौन संयोजन करेगा, दूसरा नरयुग्मक करेगा। दूसरा नरयुग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ क्या करता है, संयोजन करता है तथा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, पीईएन। पीएन को क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, उसका निर्माण कर लेता है। और ये कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। देखिए स्टूडेंट्स, दूसरे नरयुग्मक ने किसके साथ किया, द्विध्रुवीय केंद्र के साथ क्या कर लिया, संलयन कर लिया, जिसके द्वारा किसका निर्माण हुआ, पीईएन का निर्माण हुआ। पीईएन को क्या बोलते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बोलते हैं। और ये कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। स्टूडेंट्स कैसा होता है, यह त्रिगुणित होता है। अब देखिए इस प्रक्रिया में युग्मक संलयन के द्वारा तो किसका निर्माण हुआ, जायगोट का निर्माण हुआ है ना। और त्रिसंलयन के द्वारा क्या बने, पीईएन बने, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बने। और इसे ही क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे ही दोहरा निषेचन कहते हैं। तो देखिए यहां से हमने देखा था इस स्ट्रक्चर के अंदर आप समझ सकते हैं बीजांड द्वार के थ्रू पराग नलिका ने अंदर की तरफ प्रवेश किया, एक सहायक कोशिका को नष्ट करते हुए अंदर प्रवेश करती है, दो नरयुग्मक प्रवेश करते हैं, एक नरयुग्मक ने अंड कोशिका के साथ संलयन किया, उसको बोला युग्मक संलयन, और उसके द्वारा जायगोट का निर्माण हुआ, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नरयुग्मक ने किसके साथ किया, दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन किया, और जिसके द्वारा क्या बना, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना, यानी पीईएन का निर्माण हुआ। और वो कैसा हुआ था, त्रिगुणित हुआ था, है ना। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है स्टूडेंट, इसी को क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, दोहरा निषेचन जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, सिर्फ आवर्त बीजी पादपों के अंदर ही या फिर आवर्त बीजियों में ही इस प्रकार के निषेचन की प्रोसेस होती है। देखिए आवर्त बीजियों में निषेचन की प्रक्रिया दो बार होती है, एक नरयुग्मक अंड कोशिका से और दूसरा ध्रुवीय केंद्रक से संयोजित होता है। और इसे ही क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन कहते हैं। अब देखिए पौधों में परागकण व निषेचन के मध्य, ये एक नोट है स्टूडेंट्स, काफी बार एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और जो मतलब थोड़ा सा आउट लगता है हमको, लेकिन वो क्या होता है हमारे सिलेबस से ही होते हैं, इसलिए मैं नोट के रूप में इनके बीच बीच में ऐसा कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाल देती हूँ। तो देखिए पौधों में परागकण व निषेचन के बीच में 2 से 25 घंटे का अंतराल होता है। मतलब अलग अलग प्लांट्स के मध्य जब परागण होता है, उनमें निषेचन की प्रोसेस होती है, तो उनके अंदर जो अंतराल होता है परागण और निषेचन के मध्य, वो 2 से 25 घंटे का अंतराल होता है। अब देखिए निषेचन के बाद में क्या होता है, प्रतिमुखी कोशिका व एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है। इसमें पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था बीजांड द्वार के बिल्कुल विपरीत साइड में कौन सी कोशिका होती है, प्रतिमुखी कोशिका होती है। और यह प्रतिमुखी कोशिका और एक सहायक कोशिका जो इस साइड थी वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कोशिका नष्ट होने से क्या होता है, उनका पोषण किसको मिल जाता है, उनका पोषण इस जायगोट को मिल जाता है, जो यहाँ पे जायगोट का निर्माण हुआ है ना। और ये जायगोट क्या करता है, उस पोषण को ग्रहण करके अपने चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेता है। प्रतिमुखी कोशिका नष्ट हो गई, एक सहायक कोशिका नष्ट हो गई, ठीक है। फिर ये जायगोट क्या करेगा, इन कोशिकाओं के नष्ट हुई कोशिकाओं का पोषण ले लेगा और अपने चारों तरफ क्या कर लेता है, कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेता है। और कोशिका भित्ति निर्माण के बाद में जो जायगोट होता है वो क्या कहलाता है, निषिक्तांड या ऊसपोर इसको कहते हैं। जब जायगोट जो है वो प्रतिमुखी कोशिका और सहायक कोशिका के नष्ट होने से जो पोषण मिलता है, अपने चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेता है, तो वो किसका रूप ले लेता है, निषिक्तांड का रूप ले लेता है। स्टूडेंट्स किसका रूप ले लेता है, निषिक्तांड बोल दो या इसको क्या बोल सकते हैं हम, ऊसपोर बोल सकते हैं। अब देखिए आगे जाकर निषिक्तांड ही भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण को पोषण भ्रूणपोष से मिलता है। आगे जाकर ये निषिक्तांड ही क्या करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। और भ्रूण को पोषण किससे मिलता है, भ्रूणपोष से मिलता है। मैंने आपको बताया प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण, केंद्रक का निर्माण होता है, पीईएन का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, इसको पोषण मिलता है। स्टूडेंट्स आगे हम भ्रूणपोष का भी पूरा डिटेल अभी पढ़ेंगे। आप देखिए द्विनिषेचन के क्या क्या महत्व है। तो सबसे पहले तो द्विनिषेचन आवर्त बीजी पादपों के अंदर आवर्त जीव बीजियों में पाया जाता है। नरयुग्मक व अंड कोशिका के संयोजन से जायगोट बनता है। जायगोट विभाजन के द्वारा क्या बना लेता है, भ्रूण बना लेता है। जायगोट के द्वारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक से संयोजित होकर क्या बना लेता है स्टूडेंट्स, पीईएन का निर्माण कर लेता है।
पीईएन को क्या बोलते हैं? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। विकसित हो रहे भ्रूण के पोषण का प्राथमिक स्रोत भ्रूणपोष ही होता है। अब जब भ्रूण विकसित हो रहा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर भ्रूण को किसकी आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स? उसको पोषण की आवश्यकता होती है ना। तो वो पोषण उसको कहां से मिलता है? भ्रूणपोष से मिलता है। और इसके अंदर हमने देखा दूसरा नरयुग्मक क्या करता है? दूसरा नरयुग्मक जो दो ध्रुवीय केंद्रक थे उससे संयोजित होकर किसका निर्माण करता है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। उस भ्रूणपोष से क्या होता है? भ्रूण को पोषण मिलता है। बीजों की जीवन क्षमता के लिए युग्मक संलयन व त्रिक संयोजन दोनों ही आवश्यक प्रक्रियाएं हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है बीजों की जीवन क्षमता के लिए। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा क्या दोहरा निषेचन के क्या क्या महत्व है। अब देखिए स्टूडेंट्स, काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, युग्मक संलयन या निषेचन की खोज किसने की थी? निषेचन का नाम आ जाता है काफी बार, या फिर इसकी जगह युग्मक संलयन भी दे देते हैं। तो आप बताएंगे कि निषेचन की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी। और जब हमने चैप्टर शुरू किया था, ये लेक्चर शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? जो नावास्चिन नामक साइंटिस्ट ने की थी। अब देखिए स्टूडेंट, भ्रूणपोष और भ्रूणकोश। भ्रूणपोष क्या है और भ्रूणकोश क्या है? स्टूडेंट ये देखिए, भ्रूणपोष, पोष का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पोष का मतलब होता है पोषण। यह भ्रूण को पोषण या खाद्य पदार्थ प्रदान करती है। और भ्रूणकोश, कोश का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कक्ष। तो यह भ्रूण को क्या प्रदान करती है? स्थान प्रदान करती है। तो भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में क्या अंतर है? आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए भ्रूणकोश के बारे में तो हमने लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में देख लिया था, है ना, कि बीजांड के अंदर क्या उपस्थित होता है? भ्रूणकोश उपस्थित होता है। उसमें किस प्रकार से जो है कोशिकाएं उपस्थित होती है, किस प्रकार से ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होते हैं, वो सब हमने पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे भ्रूणपोष के बारे में पूरा डिटेल। भ्रूणपोष को इंग्लिश में बोलते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, अब देखिए त्रिक संलयन हुआ था, अभी हमने देखा था। उससे क्या बना? त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी पीईएन का निर्माण। देखिए स्टूडेंट, ये बार बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन भी आ जाता है। पीईएन बनता है, क्या बनता है? पीईएन बनता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी, इन दोनों के अंदर किस प्रकार से भ्रूणपोष होता है, उसकी क्या कंडीशन होती है। इसके अलावा हम थोड़ा सा ये भी देख लेंगे कि आवर्त बीजी और अनावर्त बीजियों में क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए आवर्त बीजियों में सबसे पहला पॉइंट हम देखें तो देखिए आवर्त बीजियों में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। आवर्त बीजियों में कैसा होता है? भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। क्योंकि अनावर्त बीजियों में भ्रूणकोश की बात नहीं कर रही हूं, भ्रूणपोष की बात कर रही हूं। भ्रूणपोष कैसा होता है? अगुणित होता है। इसमें बीजांड पर अंडाशय का आवरण पाया जाता है। स्टूडेंट देखिए ये हमारी स्ट्रक्चर थी, है ना। इस स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ बीजांड और उसके ऊपर किसका आवरण था? अंडाशय का आवरण था। जबकि इसके अंदर अंडाशय का आवरण नहीं पाया जाता है। ये जो होल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये अंडाशय का आवरण अनावर्त बीजियों में नहीं पाया जाता है। फिर देखिए अंडाशय से फल का निर्माण होता है। आवर्त बीजियों में क्या होता है? अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। जबकि अनावर्त बीजियों में अंडाशय अब्सेंट है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? फल भित्ति में बीज नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? फल भित्ति के अंदर क्या बनेगा? बीज नहीं बनेगा, बीज निर्माण नहीं होगा। आवर्त बीजियों में युग्मक संलयन के बाद भ्रूणपोष बनता है। पहले युग्मक संलयन होता है, उसके द्वारा जायगोट बनता है और उसके बाद उसको पोषण मिलता है किसके थ्रू? भ्रूणपोष के थ्रू। लेकिन अनावर्त बीजियों में क्या होता है? भ्रूणपोष पहले ही बन जाता है, निषेचन बाद में होता है। मतलब जायगोट बाद में बन रहा है, लेकिन उसका जो पोषण है, उसकी जो खाद्य पदार्थ है, जो भ्रूणपोष है, वो क्या बन जाता है? वो पहले ही बन जाता है। ये दोनों क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए गुरु बीजाणु द्वारा भ्रूणकोश बनता है। इसमें गुरु बीजाणु विभाजन से भ्रूणपोष बनता है ना। इनके द्वारा क्या बनता है? गुरु बीजाणु के द्वारा भ्रूणकोश का निर्माण हो रहा था। हमने देखा था अंदर की साइड में, पीछे के लेक्चर्स में भी हम अच्छे से देख चुके हैं कि भ्रूणकोश का निर्माण किस प्रकार से हो रहा था बीजाणु में। इसके अलावा अनावर्त बीजियों में क्या होता है? गुरु बीजाणु विभाजन से भ्रूणकोश, ये स्ट्रक्चर जो है, ये सेल इस प्रकार से डिवाइड हो जाती है और भ्रूणपोष का निर्माण करती है। भ्रूणपोष भ्रूण विकास के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाली लाइन भी आ गई। भ्रूणपोष क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। विकास के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं।
सबसे पहले बात करें तो केंद्रकीय भ्रूणपोष न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इनमें क्या होता है, इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में स्वतंत्र विभाजन होते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, स्वतंत्र विभाजन होते हैं। इस अवस्था में कोई भित्ति का निर्माण नहीं होता है, किसी प्रकार की भित्ति नहीं बनती है। इस प्रकार बने केंद्रक परिधि की तरफ विन्यासित हो जाते हैं, यहाँ पे परिधि की तरफ विन्यासित हो जाते हैं। और केंद्रकीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल स्टूडेंट्स नारियल का पानी, ये क्या है, केंद्रीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नारियल का पानी किसका एग्जाम्पल है, केंद्रकीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है। फिर देखिए कोशिकीय भ्रूणपोष, इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्रथम और उसके बाद होने वाली सभी विभाजनों के साथ भित्ति का निर्माण होता है। केंद्रकीय में क्या हो रहा था, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा था, और इसमें क्या होता है, भित्ति का निर्माण हो जाता है। इस भ्रूणपोष में चुष्कांग भी विकसित हो जाते हैं। चुष्कांग के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो नारियल का जो सफेद भाग है वो क्या होता है, किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, कोशिकीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है। नारियल का जो सफेद भाग है किसका एग्जाम्पल है, कोशिकीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है। काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से रट लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड वन हम देखते हैं माध्यमिक या हीलोबियल भ्रूणपोष। हीलोबियल भ्रूणकोश क्या होता, सॉरी हीलोबियल भ्रूणपोष है स्टूडेंट्स, भ्रूणकोश नहीं है ये, भ्रूणपोष बोलते हैं इसको। ये क्या है स्टूडेंट्स, हीलोबियल भ्रूणपोष। इसमें क्या होता है, पीईएन में प्रथम विभाजन के बाद में भित्ति का निर्माण होता है, जिससे एक बड़ी व एक छोटी कोशिका बन जाती है, ठीक है। निभागीय छोर की तरफ एक छोटी कोशिका में केंद्र का विभाजन हो जाता है, बट कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। और अंड द्वार वाली कोशिका में क्या होता है, केंद्र का विभाजन हो जाता है और कोशिका भित्ति का भी निर्माण हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। तो ये केंद्रकीय व कोशिकीय दोनों भ्रूणपोष का मिला जुला रूप है, इसलिए कौन सा रूप बोलेंगे इसको, हीलोबियल भ्रूणपोष इसको कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एस्फोडेलस बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा, एस्फोडेलस। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो केंद्रकीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल कौन सा था, नारियल का पानी था। कोशिकीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल कौन सा था स्टूडेंट्स, नारियल का अंदर का सफेद कलर का जो भाग होता है वो था। और माध्यमिक भ्रूणपोष या हीलोबियल भ्रूणपोष का एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा, एस्फोडेलस। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं भ्रूण की। भ्रूण का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, भ्रूण का निर्माण किस प्रकार से होता है। हमने ये तो देख लिया, निषेचन होता है, द्विनिषेचन होता है, जाइगोट बनता है, पीईएन बनता है, वो सब तो हमने देख लिया। भ्रूण को पोषण भी मिल जाता है, लेकिन भ्रूण किस प्रकार से बनता है, भ्रूण का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, वो हम देखेंगे। देखिए भ्रूण कोश में एक नर युग्मक तथा अंड कोशिका के संयोजन से जायगोट बनता है, हम पढ़ चुके हैं, जो किसका निर्माण कर लेता है, भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है। एक कोशिकीय जायगोट से बहुकोशिकीय एम्ब्रियो का निर्माण होता है। स्टूडेंट जब जायगोट का निर्माण होता है तो जायगोट क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। फिर एक कोशिकीय जायगोट के अंदर क्या होता है, विभाजन होता है, और एक कोशिकीय जायगोट क्या होता है, बहुकोशिकीय एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है, वही कोशिकीय एम्ब्रियो का निर्माण कर लेता है। और यह पूरा प्रोसेस जो है वो किसमें अध्ययन किया जाता है, भ्रूण विज्ञान में या एम्ब्रियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस का अध्ययन कौन से विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, भ्रूण विज्ञान में। जायगोट से एम्ब्रियो के निर्माण तक का प्रोसेस। देखिए आवर्तबीजी पादप कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, आवर्तबीजी पादप दो प्रकार के होते हैं, या तो वो एक बीजपत्री होते हैं या वो द्विबीजपत्री होते हैं। 11th क्लास में भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एक बीजपत्री को बोलते हैं मोनोकोट और द्विबीजपत्री को बोलते हैं डाइकोट। इनमें क्या होता है, जायगोट में भ्रूण का निर्माण हम आगे अभी पढ़े। द्विबीजपत्रियों में भ्रूण का विकास, इसमें द्विबीजपत्रियों के अंदर भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है, तो देखिए आइए हम देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है भ्रूण कोश की, ठीक है। अब इसके अंदर ये स्थिति, ये वाली जगह, ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे ये है जायगोट, ये है भ्रूणपोष है। ये जायगोट क्या करेगा, इस भ्रूणपोष से क्या लेता है, पोषण लेता है ना। अब ये जायगोट जो है इसको हम बाहर ले आते हैं अलग से, ये आ गया हमारा जायगोट, ठीक है। अब ये जायगोट क्या करता है, इसके ऊपर क्या चढ़ जाती है, सेल्यूलोज की एक भित्ति चढ़ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, फिर ये जायगोट क्या कहलाता है, निषिक्तांड कहलाता है। पहले कहला रहा था जायगोट, लेकिन जब इसके ऊपर सेल्यूलोज की भित्ति चढ़ जाती है तो ये क्या कहलाता है, निषिक्तांड कहलाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, विभाजन होता है, और विभाजन के द्वारा एक तो बनती है आधारीय कोशिका और दूसरी बनती है सिरस्थ कोशिका, या फिर इसको बोलते हैं भ्रूणीय कोशिका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये भाग है बीजांड द्वार और ये भाग है निभाग। बीजांड द्वार की तरफ है आधारीय कोशिका और निभाग भाग की तरफ है सिरस्थ या भ्रूणीय कोशिका, ठीक है। अब हम इसको जो है उल्टा करके इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि ये सिरस्थ कोशिका आ गई और ये आधारीय कोशिका आ गई। कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर तो हो गया बीजांड द्वार और यहाँ पर क्या हो गया, निभाग हो गया, ठीक है। अब देखिए आधार कोशिका के अंदर क्या हुआ, विभाजन हुआ।
अब आधार कोशिकाओं के अंदर जब विभाजन होता है तो उससे क्या होता है, यह कोशिका 8 से 10 कोशिकाओं के अंदर विभाजित हो जाती है। और ये 8 से 10 कोशिकाएं क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, ये 8 से 10 कोशिकाएं निलंबक कहलाती है। अब इसमें देखिए, इन कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका भ्रूणीय कोशिका के पास में है और जो किसका भाग है, आधारीय कोशिका का भाग है, तो ये वाली कोशिका क्या कहलाती है, आद्य स्फीतिका कोशिका कहलाती है। तो स्टूडेंट्स ये देखो, मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर रखा है कि ये कोशिका क्या कहलाएगी, आद्य स्फीतिका कोशिका कहलाती है। और आद्य स्फीतिका कोशिका मूल गोप का निर्माण करती है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो आप इस चीज को देख लीजिए कि आद्य स्फीतिका कोशिका कहाँ पर पाई जाती है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए, जब ये कोशिकाओं का एक समूह है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो आखिरी शाखा जो होती है वो क्या होती है, इस कोशिका की जो आखिरी कोशिका फूलकर एक ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको बोलते हैं चूषण कोशिका। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं चूषण कोशिका। अब चूषण कोशिका क्या करेगी, पोषण को चूसने का काम करेगी, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। ओके, अब देखिए, भ्रूणीय कोशिका भ्रूणपोष में दस्ती जाती है जिससे इसे पोषण मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर क्या थी, भ्रूणीय कोशिका थी, ठीक है। ये आधारीय कोशिका में क्या हुआ, विभाजन हुआ, विभाजन से क्या हुआ, भ्रूणीय कोशिका क्या होता है, ऊपर की तरफ, भ्रूणपोष में क्या होता है, दस्ती जाती है, और अंदर की तरफ दस्ती है, तो भ्रूणीय कोशिका को क्या मिलता है स्टूडेंट, पोषण मिलता है ना। इसके अलावा आधार सेल से निलंबक बनता है जिससे भ्रूणीय कोशिका भ्रूणपोष में दस्ती जाती है और उसको क्या मिलता है, पोषण मिलता है। ठीक है, ये बात हमारी हो गई। अब देखिए, यह चूषण कोशिका बाहर आ जाती है। चूषण कोशिका कहाँ आ गई, ये देखिए, ये इससे कहाँ निकल गई, बाहर की साइड में निकल चुकी है। ठीक है, और यह न्यूसीलस से न्यूट्रिशन चूसती है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था बाहर की तरफ क्या था, उसमें बीजांड में बाहर की तरफ क्या था, बीजांडकाय उत्तक उपस्थित था, है ना। ये बीजांडकाय उत्तक क्या करता है, पोषण प्रदान करने का काम करता है। तो जब ये चूषण कोशिका बाहर की तरफ आ गई तो ये क्या करती है, बीजांडकाय उत्तक से पोषण ग्रहण करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो या तो ये चूषण कोशिका मोस्टली पादपों में पूरा ही बीजांडकाय उत्तक क्या कर लेती है, चूस लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, पोषण ले लेती है। लेकिन कुछ पादपों के अंदर क्या होता है, काफी बार बीजांडकाय उत्तक शेष रह जाता है, न्यूसीलस की कुछ मात्रा शेष रह जाती है, और यह बचा हुआ बीजांडकाय उत्तक क्या कहलाता है, परिभ्रूणपोष कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा एरंड का एग्जाम्पल। इसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो एक एग्जाम्पल इसका होता है काली मिर्च का एग्जाम्पल। ओके, तो इसके अंदर देखिए, एक तो एग्जाम्पल कौन सा बताया, एरंड का, और दूसरा बताती हूँ मैं आपको काली मिर्च का। इसका एक एग्जाम्पल है। तो ये दोनों एग्जाम्पल काफी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये किसके एग्जाम्पल है, परिभ्रूणपोष के एग्जाम्पल। और परिभ्रूणपोष का होता है जब बीजांडकाय उत्तक की कुछ मात्रा शेष रह जाती है, चूषण कोशिका के द्वारा कुछ भाग उसका छोड़ दिया जाता है। ओके, अब देखिए, ये चूषण कोशिका बीजांडकाय से पोषण लेकर भ्रूणीय कोशिका तक पहुंचती है। स्टूडेंट्स, कहां तक पहुंचती है ये चूषण कोशिका, भ्रूणीय कोशिका तक पहुंचती है, और भ्रूणीय कोशिका को चूषण कोशिका और भ्रूणपोष दोनों से पोषण मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए, चूषण कोशिका क्या कर रही थी, पोषण ले रही थी। अब इसका पोषण कहां तक पहुंच रहा है, भ्रूणीय कोशिका तक पहुंच रहा है। तो भ्रूणीय कोशिका क्या करेगी, किस किस से पोषण ले रही है, चूषण कोशिका से भी ले रही है, और भ्रूणपोष जो इसकी चारों तरफ यहाँ पर था उससे भी पोषण ले रही है। ठीक है, अब देखिए, ये बात तो हमारी हो गई थी, आधारी कोशिका किस प्रकार से विभाजित होती है और किस प्रकार से कोशिकाएं बनती है, किस प्रकार से पोषण लेती है। अब हम देखते हैं भ्रूणीय कोशिका किस प्रकार से विभाजित होती है। देखिए, भ्रूणीय कोशिका, ये वाली कोशिका, ठीक है। अब इसके अंदर विभाजन होने से क्या बन जाते हैं, एक तो बनती है अध्याधार कोशिका और दूसरी बनती है आधारधर कोशिका। दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है, एक तो बनती है अध्याधार और दूसरी बनती है आधारधर कोशिका। ठीक है, अब देखिए, भ्रूणीय कोशिका में कौन सा विभाजन हो रहा है, अनुदैर्ध्य विभाजन बोल दो, या फिर इसको क्या बोल देंगे, अनुलंबीय विभाजन। ये विभाजन कौन सा विभाजन कहलाता है, अनुदैर्ध्य विभाजन या अनुलंबीय विभाजन। और ये वाला विभाजन कौन सा कहला रहा था, अनुप्रस्थ विभाजन कहला रहा था। ठीक है, अब इसमें अनुदैर्ध्य विभाजन होने से ये कोशिकाओं का एक समूह ये कहलाएगा ए, और दूसरे को हम बोल देते हैं बी। तो ये तो है अध्याधर और ये है आधारधर कोशिका। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने अभी बताया था ये है अधोस्फीतिका कोशिका। तो अध्याधर कोशिका क्या करती है, प्रांकुर व बीजपत्र का निर्माण करती है। तो प्रांकुर से तो प्ररोह का निर्माण हो जाता है, तना, शाखा, पत्तियों का निर्माण हो जाता है, हम जानते हैं प्ररोह भाग के पार्ट है ये सारे। इसके अलावा बीजपत्र क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। ये तो हो गया अध्याधार कोशिका। दूसरी है आधारधर कोशिका, हाइपोबेसल सेल, इसको बोल रहे हैं एपीबेसल सेल। हाइपोबेसल सेल क्या करेगी, मूलांकुर का निर्माण करेगी, और मूलांकुर किसका निर्माण करते हैं, मूल का निर्माण करते हैं। ओके, तो ये बात होगी भ्रूणीय कोशिका का विभाजन, उससे दो कोशिकाओं के पंच बने, एक तो बनी अध्याधार कोशिका, दूसरी बनी आधारधर कोशिका।
एपीबेसल सेल से किसका निर्माण हुआ, प्रांकुर और बीजपत्र का, और आधारधर कोशिका से किसका निर्माण हुआ, मूलांकुर का, मूलांकुर से मूल का निर्माण हो गया। और इसमें मैंने आपको बताया था अधोस्फीतिका कोशिका, तो ये अधोस्फीतिका कोशिका क्या करती है, मूल पर मूल गोप का निर्माण करती है। इसमें किसका निर्माण करती है, मूल गोप का निर्माण करती है। कौन करती है, अधोस्फीतिका कोशिका। तो स्टूडेंट्स आपकी जो बुक के अंदर ये वाला डायग्राम दिखा रखा है, ये जाइगोट है, ठीक है, और ये है आधारीय कोशिका, ये आ गई सिरस्थ कोशिका। हमने अपोजिट कर लिया था, आधारीय कोशिका इधर कर दिया और सिरस्थ कोशिका को इधर कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए वही बात है सेम, इसके अंदर क्या हुआ, ये आधारीय कोशिका के अंदर क्या हो गया, विभाजन हो गया, ये निलंबक का निर्माण हो गया, यहाँ पे क्या बन गया, चुष्कांक बन गया, ठीक है। इसके अलावा भ्रूणीय कोशिका के अंदर या सिरस्थ कोशिका में विभाजन हुआ, बीजपत्र और प्रांकुर का निर्माण हो गया, मूलांकुर का निर्माण हो गया, ठीक है। इसके अंदर ये निलंबक है, चुष्कांक, ये बीजपत्र, सब शो कर रखे। लास्ट में डायग्राम में इसके अंदर ये बीजपत्र है, ये प्रांकुर है, प्रांकुर से प्ररोह का निर्माण हो जाता है, मूलांकुर से मूल का निर्माण हो जाता है, ये निलंबक था ही हमारा। उसके बाद में ये अंदर की तरफ ये अंतः आवरण है, ये बाहर वाला बाह्य आवरण है, ये भ्रूणकोश है, ठीक है। ये पूरा डायग्राम आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हमने अभी पूरी अच्छे से पढ़ ली है। अब देखते हैं एक बीजपत्री में किस प्रकार से विभाजन होता है। देखिए एक बीजपत्री में ये क्या है, जाइगोट है। अब इस जाइगोट में क्या होगा, विभाजन होगा। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, भ्रूण का विकास किस प्रकार से हो रहा है वो हम पढ़ रहे हैं ना। तो देखिए जाइगोट में क्या हुआ, विभाजन हुआ, दो कोशिकाएं बन गई, भ्रूणीय कोशिका और आधारीय कोशिका। जो द्विबीजपत्री में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन द्विबीजपत्री में क्या हुआ था, आधारीय कोशिका विभाजित होकर निलंबक की क्या हो रही थी, काफी सेल्स, 8 से 10 सेल्स बन रही थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, निलंबक क्या करता है, अपनी आकार के अंदर क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है और ऐसी स्ट्रक्चर्स की बन जाती है। ओके, और भ्रूणीय कोशिका जो होती है उसमें कौन सा विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। जबकि द्विबीजपत्री में कौन सा विभाजन हो रहा था, अनुदैर्ध्य विभाजन हो रहा था या अनुलंबीय विभाजन हो रहा था, है ना। तो इसमें अनुप्रस्थ विभाजन हुआ तो ये दो कोशिकाएं बन गई, किनमें, एक बीजपत्रियों में, भ्रूणीय कोशिका के विभाजन से। तो एक कोशिका क्या करती है, प्रांकुर व एक बीजपत्र का निर्माण करती है, और प्रांकुर से वही प्ररोह का निर्माण हो जाएगा, तने का निर्माण होता है, पत्तियों का निर्माण हो जाता है। और मूलांकुर क्या करती है, मूलांकुर मूल का निर्माण कर लेती है। तो देखिए एक बीजपत्र को क्या कहते हैं, स्कूटेलम भी कहते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा घास के अंदर, घास में क्या पाया जाता है, कौन सा बीजपत्र होता है, एक बीजपत्र, और एक बीजपत्र को क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। ये भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा पूरा एक बीजपत्रियों में भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है, द्विबीजपत्रियों में भ्रूण का विकास का पूरा प्रोसेस हमने देखा, है ना। इसके अलावा हमने ये देखो ये पूरा प्रोसेस हमने भ्रूण विकास का देख लिया। इसके अलावा हमने भ्रूण का डेवलपमेंट एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों के अंदर हमने पूरा अच्छे से देख लिया। इसके अलावा हमने भ्रूणपोष के प्रकार के बारे में देख लिया कि भ्रूणपोष विकास के आधार पर कितने भागों में डिवाइड हो रहा है, वो हमने देखा। इसके अलावा भ्रूणपोष क्या है वो हमने देखा। इसके अलावा हमने आवर्त बीजी और अनावर्त बीजियों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देखा, है ना। इसके अलावा हमने द्विनिषेचन क्या होता है वो देखा, द्विनिषेचन का महत्व देखा, और द्विनिषेचन किस प्रकार से होता है, एक्चुअल में द्विनिषेचन होता है क्या है, वो पूरा प्रोसेस आज हमने देखा। दोहरा निषेचन और डबल फर्टिलाइजेशन हमने देखा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर के अंदर हम पूरा बीज के बारे में और फल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और आई थिंक हमारा लेक्चर नेक्स्ट हमारा जो ये टॉपिक है, हमारा जो ये चैप्टर है पुष्प पादपों में लैंगिक जनन, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपने मेरे पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे पीछे के वीडियोस जरूर देखिए, जिससे आपको ये मेरे आगे जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ सारे आपको रेगुलर समझ में आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे वीडियोस जो भी मैं डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप मेरे वीडियोस देखते रहेंगे। और फ्रेंड्स आप मेरे वीडियोस देखते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उनकी रिप्लाई जरूर करूंगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।